मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को जब यूरोप पढ़ रहे थे इटली का एकीकरण करवाया था, है ना। अब हम करवाएंगे जर्मनी का एकीकरण, ठीक है। तो इटली के एकीकरण में आपको बताया था जो कई सारे बादल तत्व थे, है ना, और जो कई सारे किस किस फेज में हुआ, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, वहाँ की पृष्ठभूमि क्या थी, वहाँ का समाज कैसा था, वहाँ राष्ट्रवाद की भावना कैसी थी, वहाँ के नेता कौन कौन से थे। ये सारी चीज़ें किसी भी एक इवेंट को, एक घटनाक्रम को पूर्ण करने में जरूरी होती है ना। यहाँ पर राष्ट्रपति की बात करते हैं, जैसा कि इटली में भी आपको मैंने बताया कि छोटी छोटी रियासतें और रजवाड़े आपस में बटे हुए थे, है ना। तो इस तरीके से जर्मनी में कम से कम 300 रियासतें, है ना, छोटी छोटी रियासतें आपस में डिवाइडेड थी, है ना। और यहाँ पर एक जो रोमन साम्राज्य था, रोमन साम्राज्य वह शासन द्वारा संचालित किया जा रहा था, ठीक है, शासन द्वारा संचालित किया जा रहा था, है ना। इसलिए इसके अलावा कुछ चीजें और थी जर्मनी में जो इटली में नहीं थी। इटली में एक तो सबसे पहली बात थी पोप वहां पर बैठ रहा था, है ना। और इटली में जो खनिज संसाधन तो इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन जर्मनी इस चीज में थोड़ा सा लकी भी है और बड़ा भी है क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से, है ना। और यहाँ की जो एक तरीके से समाज है वह थोड़ा सा यूनिसेक्युलर समाज है। और इसके अलावा यहाँ कई सारी चीजें हैं जो कि अलग डिफरेंट तरीके से काम कर रही हैं। हालांकि राष्ट्रवाद की भावना है, समाज अच्छे तरीके से संचालित भी हो रहा है ना। लेकिन यहाँ पर कुछ बाधक तत्व इटली में दिखाई पड़ रहे हैं जो कि क्या होते हैं, इटली को समय समय पर परेशान करते हैं। जैसे कि इटली का धार्मिक आधार पर विभाजन, जर्मनी का धार्मिक आधार पर विभाजन हो रखा है। धार्मिक आधार पर विभाजन का मतलब है यहाँ पर उत्तरी जर्मनी है जो ये नॉर्थ जर्मनी है, ये प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाली है, ठीक है। और जो दक्षिणी है वह कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक। इसमें डिफरेंस क्या है प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक में, ये भी तो आप लोग समझना है ना। तो प्रोटेस्टेंट जो धर्म है आपका वह आपका एक तरीके से नया जो क्रिश्चियन समाज है वह है, और कैथोलिक धर्म है जो कि एकदम पुरानी तरीके से संचालित किया जा रहा है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट रूप होता है। मैं आपको थोड़ा सा पीछे जाकर बताऊंगा कि एक धर्म सुधार आंदोलन हुआ था यूरोप में, इसमें मार्टिन लूथर द्वारा कुछ क्रांति की गई थी धर्म को लेकर के। तो उसमें दो तरीके से डिवाइड हो गया था, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। जो कैथोलिक धर्म से हट करके अलग होकर के उन्होंने अपना एक आया संप्रदाय बनाया था, अलग संप्रदाय, तो वो था आपका प्रोटेस्टेंट, है ना। ये चीज आप लोग ध्यान रखिए। तो सबसे पहली बात ये हो गई आपकी कि जर्मनी दो भागों में विभाजित था, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक, ठीक है। तो भाई धार्मिक भावना जब तक लोगों की एक नहीं होगी तो एक दूसरे को एक्सेप्ट कर नहीं सकते। हमारे समाज में भी आप यही देख रहे हो कि हम हिंदू मुस्लिम क्यों लड़ रहे हैं, भाई वो धार्मिक भावनाओं को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, एक दूसरे के कल्चर को, रहन सहन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। मतलब ऐसा सभी जगह नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ जो कट्टरपंथी लोग हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, तो इसी तरीके का वहां पर भी था। कट्टरपंथी लोग थे, वे नहीं चाहते थे कि समाज का एकीकरण हो और समाज एक नए तरीके से संचालित किया जाए, है ना। हालांकि राष्ट्रवाद की भावना थी वहां पर, थोड़ी बहुत राष्ट्रवाद की भावना आ गई थी, लेकिन पूरी तरीके से नहीं थी, है ना। इस चीज को ध्यान में रखना है। दूसरा है कि ऑस्ट्रिया जर्मन राजनीति से गहरे तौर पर बना हुआ था। कहते हैं एक तरीके से ऑस्ट्रिया है ना, ये हर तरीके से जर्मनी में इंटरफेयर कर रहा है, हर तरीके से, ठीक है। और तथा जर्मनी का एकीकरण ऑस्ट्रिया के अस्तित्व के लिए चुनौती बन सकती है। अगर मान चलिए एक सिंपल सा फंड आया, अगर ये अलग राज्य बन जाएगा पूरा स्टेट, तो इसके लिए खतरा हो जाएगा। भाई मैं क्या करूँ, क्योंकि मैं पूरी तरीके से डिपेंडेंट इसी पे हूँ, सब चीजें तो यहीं से करता हूँ। तो ये चीज सबसे ज्यादा दिक्कत वाली आ रही थी। चौथा कि पड़ोस में शक्तिशाली जर्मनी राज्य का उदय फ्रांस के लिए चिंता का विषय हो सकता था। अब देखिए वही है, इंसान अपने दुख से परेशान नहीं है, ठीक है, दूसरे के सुख से परेशान है ना, समझ रहे बात। वो क्यों सुखी हो, मान के चलिए जर्मनी का एकीकरण हो जाता, जर्मनी राष्ट्र बन जाता, फ्रांस को चिंता लग जाएगी कि भाई ये समृद्ध हो गया तो मेरी जो पावर है यूरोप में जो बनी हुई है वो इससे कम हो जाएगी, क्योंकि जर्मनी के पास रिसोर्सेस हैं, खनिज पदार्थ हैं, है ना, कोयला है, लोहा है, सब चीजें हैं। तो वो चीजों की मतलब
नहीं देख पा रहे हैं दूसरों को पढ़ते हुए। तो ये चीज़ें क्या होती है हमें खासतौर पर यहाँ पर दिखाई पड़ती है। और चौथा है आपका वियना सम्मेलन। मैंने आप लोगों को इसलिए बताया था कि वियना सम्मेलन का आशय कि जब वियना सम्मेलन हुआ था उसमें ये कहा गया था कि भाई हमें लोकतांत्रिक शक्तियों को आगे नहीं बढ़ने देना है ना। ये तो हुआ था वियना सम्मेलन में कि हमें लोकतांत्रिक शक्तियों को आगे नहीं बढ़ने देना है, क्योंकि अगर लोकतांत्रिक शक्तियां हैं तो राजतंत्र का खात्मा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा राजतंत्रात्मक व्यवस्था। तो ये लोग नहीं चाह रहे थे कि किसी भी तरीके से राजतंत्रात्मक व्यवस्था को मतलब चोट पहुंचे और लोकतंत्र व्यवस्था आ पाए, है ना। तो इसलिए जो वियना सम्मेलन के जो समर्थक थे और किसी न किसी रूप में जर्मनी के एकीकरण में आपको अड़ंगा डालते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना थोड़ी सी। और पांचवा आपका आता है स्थानीय शासन पर। जैसा कि मैंने आपको बताया जर्मनी में कम से कम 300 रियासतें हैं। ठीक है, और 300 रियासतों की छोटी छोटी अपनी लॉर्ड जैसे अपन सामंत बोलते हैं, जमींदार बोलते हैं, वहां पर लॉर्ड बोला जाता है ना। तो वो लॉर्ड किसी भी तरीके से नहीं चाहते हैं कि हमारी राजतंत्रात्मक व्यवस्था को मतलब चोट पहुंचे। और लोकतंत्र व्यवस्था लोकतंत्र में तो ये होता है कि भाई जनता जिसको चुनेगी वही शासक होगा, वही सरकार बनाएगा और वही शासन करेगा, है ना। लेकिन राजतंत्र में तो ये कि भाई मैं भी राजा हूँ, मेरा आने वाला भी राजा रहेगा और उसका आने वाला भी राजा रहेगा। तो ये सारी जो व्यवस्था थी इसके प्रति क्या बोलते हैं लोगों में एक अपना रोष धीमे धीमे क्या बोलते हैं बनना शुरू हो रहा था। अब क्या करनी थी, क्योंकि एक ऐसा आदमी आ जाए जो कि इनकी सारी समस्याओं को एक साथ क्या बोलते सुने, उसको निपटाने का कार्य करे। तो ठीक है, एकीकरण का चरण होता है क्रमबद्ध रूप से आपका चलता है, जिसमें क्या बोलते हैं आपका क्या बोलते हैं बिस्मार्क भी होता है, मैटरनिक भी होता है ना। ये सारे जो लोग हैं, ये जो नेता हैं, ठीक है, ये किसी ना किसी पॉलिसी के द्वारा गठजोड़ करते हैं, उनको तोड़ते हैं, इकट्ठा करते हैं, दूसरे देशों संधि करते हैं, मतलब विदेशी समझौते करते हैं। इसके बाद राष्ट्र को एक धारा में जोड़ने का प्रयास करते हैं, है ना। अभी हम पढ़े नहीं सके, हमने इटली के संदर्भ में पढ़ा था, आपको बताया था मैंने कि जो इटली का एकीकरण हो रहा है बड़े अच्छे तरीके से ग्रेजुअल एक साथ चल रहा है। बाहर संधियां की जा रही हैं, उससे समर्थन दिया जा रहा है, उससे समर्थन दिया जा रहा है, फेवर किया जा रहा है, एक दूसरे के खिलाफ साजिश भी हो रही है। तो ये जो सारी चीजें हैं ना, ये राष्ट्रीय एकीकरण है उसको आगे बढ़ा रही है। अभी क्या है, राजतंत्र व्यवस्था चल रही है, ये मान लीजिए इतना सा क्षेत्र है कि यहाँ भी राजा बन के बैठे हुए हैं, जमींदार हैं, ठीक है, मतलब नहीं है किसी चीज से, बाहर के देशों में क्या चल रहा है। लेकिन जब एक राष्ट्र की जो व्यवस्था आती है उसमें क्या बोलते हैं फिर एक दूसरे से मतलब होने लगता है। अभी क्या है कि राजतंत्र व्यवस्था में जो राजा है वही संधि समझौते कर रहा है विदेशों से, और किसी को मतलब नहीं है। लेकिन अब जो संधि समझौते हैं जनता की मर्जी के अनुसार, जनता के फेवर में किए जाने होंगे, ठीक है। तो ये जो राजतंत्र व्यवस्था की जो उसके प्रति जो चैलेंज है लोगों का, या लोकतंत्र की व्यवस्था के प्रति क्या बोलते लोगों की आस्था है, वही एकीकरण को आगे बढ़ाने में पूरी तरीके से हेल्प करेगी। इतना क्लियर होना चाहिए, है ना। तो मैं आपको बताऊं कि फर्स्ट फेज में किस तरीके से एकीकरण होता है, सेकंड फेज में कैसे एकीकरण होता है, बिस्मार्क की ब्लड एंड आयरन पॉलिसी क्या होती है, कहाँ से वह लोगों को जोड़ता है और तोड़ता है, ठीक है। ये सारी चीजें मिलकर जर्मनी को एक एकीकृत राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। फर्स्ट चरण में थोड़ा सा देखें, हम गौर करें तो जो आधुनिक जर्मनी की बुनियाद है नेपोलियन ने रखी थी। मैंने आपको बताया कि नेपोलियन ने एक विस्तार ही नहीं किया, उसने जो क्रांति की एक अवधारणा है, जो लोकतंत्र की भावना है, उसका भी समूचे क्षेत्रों में विस्तार किया, है ना। और यही नेपोलियन की एक सबसे अच्छी बात मानी जाती है कि उसने जो काम बहुत ही कम समय में कर लिया वो आगे आने वाले 100 सालों में तक नहीं हो पाया, ठीक है। तो ये जो चीज़ हमें देखने को मिलती है, हम इसलिए नेपोलियन को थोड़ा सा पढ़ते हैं, गौर से देखते भी हैं, है ना। नेपोलियन ने जैसे पवित्र रोमन साम्राज्य को समाप्त किया, ठीक है, उसमें क्या होता है जब मतलब उससे समझौता किया था कि भाई आप हमारे जो कानून है, आधुनिक कानून, उसके प्रति आप कुछ नहीं कहेंगे, है ना। मैं इसके बदले में जो आपका जो रोमन साम्राज्य, पवित्र रोमन साम्राज्य, उसको एक अलग से बैठ के सिटी बनाऊंगा, और उसके साथ साथ मैं आपके धर्म को फ्रांस का धर्म घोषित करूंगा। ये चीजें इस तरह का समझौता हुआ था, ठीक है। तो जर्मनी के जो अधिकांश राज्यों को उन
39 राज्यों के परिसंघ के रूप में स्थापित किया गया। मतलब एक क्या है, 300 रियासत थी, 300 रियासतों को 39 कॉन्फेडरेशन में डिवाइडेड किया गया है ना। ये चीज क्या होती है, हालांकि नेपोलियन ने जर्मन क्षेत्रों के साथ उपनिवेश जैसा व्यवहार किया और नेपोलियन के विरोध के क्रम में जर्मन शासकों एवं लोगों में एकजुटता का परिचय किया। अब क्या है, नेपोलियन जर्मनी में आया, उसने 300 रियासतों को 39 रियासतों में बदला, लेकिन वह उनके साथ वह प्रेम या वह व्यवहार नहीं बांट पाया जो कि एक शासक को अपनी प्रजा के साथ बांटना चाहिए। और क्योंकि एक तो भाषा का भी अंतर था, तो भाषा की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है ना। आज भी हमारे इंडिया में एक भी कोई सफल साउथ इंडियन प्राइम मिनिस्टर नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि वो इमोशनली आप जनता से जुड़ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो भाषा नहीं जानता वो, है ना। तो ये जो चीज थी नेपोलियन के साथ, यही चीज वो जो उसके साथ उसको बर्ताव करना था यूरोप के साथ, मतलब जर्मनी के साथ, वह नहीं कर पाया। और इसी के एवज में जर्मनी में लोगों में, जर्मनी में क्या होता है, उसके प्रति एक रोष प्रकट हुआ और लोगों में एक भावना आई, राष्ट्रीय भावना आई, नहीं हमें जर्मन भाषा चाहिए, हमें फ्रांस का लोग नहीं चाहिए। तो ये जो भावना थी ना, इसी से विरोध होकर के जर्मनी में जो भावना थी, राष्ट्रीय भावना, वह हो गई। ठीक है, तो इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे किस तरीके से धीरे धीरे एक स्टेप बाय स्टेप एकीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ती है ना। उसको बढ़िया से समझाऊंगा आपको, इतना आप लोग लेक्चर दीजिए, समझिए, एंजॉय करिए।